आप लोगों के समक्ष आज हम एक संक्षिप्त किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण विषय वस्तु के साथ प्रस्तुत हैं। विषय हैं भारत के महान विभूति, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, नेतृत्वकर्ता, जो भी हम कह लें, सुभाष चंद्र बोस, जिनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में होता है। इनके पिता श्री जानकीनाथ बोस जी थे और माता श्रीमती प्रभावती देवी। 1928 से भारतीय राजनीति में जब निर्णायक मोड़ चल रहा था तो इनका उदय होता है और साइमन कमीशन के विरोध में जब विभिन्न प्रकार के नारे और जुलूस निकाले गए, वहाँ पर ब्रिटिश जो भारत सचिव के पद पर तैनात थे, उन्होंने माननीय मोतीलाल नेहरू जी को एक संविधान निर्माण की चुनौती दी जो सर्वसम्मति प्राप्त करने में समर्थ हो, और उसी चुनौती को स्वीकार करते हुए 1928 ईस्वी में पंडित मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया। यहीं पर 1928 में प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट के विरोध में नेताजी के द्वारा इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की जाती है। 1938-39 में वह लगातार 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर विजय को प्राप्त करते हैं, चुने जाते हैं, किंतु 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में, जो कि मध्य प्रदेश में संपादित हुआ, सीतारामैया को पराजित कर वह अध्यक्ष तो बने, किंतु महात्मा गांधी की अनिच्छा के कारण उन्होंने उस पद से त्यागपत्र दे दिया और शेष बचे हुए अवधि के लिए आम सहमति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया गया। 1939 ईस्वी में उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और 1941 ईस्वी में वो उनका भारत से गमन हो जाता है। पेशावर से जियाउद्दीन नामक पठान के नाम से उन्होंने काबुल की यात्रा की वेश बदलकर, और काबुल से उन्होंने ओरलैंडो मैफोटा नामक इटालियन के वेश में रूस की यात्रा की। तत्पश्चात 1941 में मलाया में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज का गठन होता है और जिसके प्रथम सेनानायक भी मोहन सिंह जी नियुक्त किए जाते हैं। तत्पश्चात 1942 ईस्वी में टोक्यो में रास बिहारी बोस द्वारा भारतीय इंडिपेंडेंस लीग IIL, जिसको संक्षेप में कहा जाता है, की स्थापना की जाती है और 7 जुलाई 1943 ईस्वी को IIL व आज़ाद हिंद फौज की कमान संयुक्त रूप से सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया जाता है। बैंकॉक में सुभाष बाबू द्वारा आज़ाद हिंद फौज की पुनर्स्थापना की जाती है। यहाँ से कुछ प्रश्न जो है भ्रमित करने वाले होते हैं। कई बार जो है प्रतिष्ठित परीक्षाओं में आज़ाद हिंद फौज के स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया गया है तो कहीं सुभाष चंद्र बोस को दिया गया है, जबकि यह भ्रमित करने वाले तथ्य हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1941 में मलाया में कैप्टन मोहन सिंह द्वारा किया गया और 7 जो रास बिहारी बोस जी थे उनके द्वारा IIL यानी भारतीय इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी, न कि आज़ाद हिंद फौज की। और हाँ, ये ठीक है कि अब जो है मोहन सिंह के बाद आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व रास बिहारी बोस जी के हाथ में चला आया था और 7 जुलाई 1943 ईस्वी को IIL व आज़ाद हिंद फौज की कमान संयुक्त तौर पर रास बिहारी बोस जी ने सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया।
और बैंकॉक में सुभाष बाबू के द्वारा आज़ाद हिंद फौज की पुनर्स्थापना की गई। तो स्थापना तो कैप्टन मोहन सिंह होगा, अगर पुनर्स्थापना पूछ ले तो सुभाष बाबू माने जाएंगे। तत्पश्चात आज़ाद हिंद सरकार, यहाँ भी देखिए भ्रमित करने वाले तथ्य हैं। जब पूछे आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया तो कैप्टन मोहन सिंह होना चाहिए, जहाँ तक मेरा अपना मानना है। लेकिन यदि प्रश्न पूछ ले आज़ाद हिंद सरकार का गठन किसके द्वारा किया गया तो यहाँ पर यह उत्तर सुभाष चंद्र बोस होगा। तो दोनों में समझने की आवश्यकता, आज़ाद हिंद फौज कैप्टन मोहन सिंह और आज़ाद हिंद सरकार तो सुभाष चंद्र बोस। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया गया या स्थापना किया गया, जिसका मुख्यालय रंगून रखा गया। और बताया जाता है कि जापान व जर्मनी सहित 9 देशों द्वारा माननीय बोस जी के द्वारा स्थापित सरकार को मान्यता भी प्राप्त हो चुकी थी। आप जानते हैं कि सरकारों की स्थापना के समय जो है अन्य राष्ट्रों के द्वारा मान्यता भी एक प्रमुख समस्या होती है। जैसे आपने देखा तालिबान, तो अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन तो स्थापित हो चुका है, लेकिन अभी भी किसी राष्ट्र ने उनके शासन को वैधानिक तौर पर मान्यता प्राप्त नहीं की, जो है प्रदान नहीं किया है। तो इस प्रकार से जो सुभाष बाबू के द्वारा 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया गया, उसे जापान, जर्मनी सहित 9 देशों के द्वारा मान्यता भी मिल चुका था। 18 मार्च 1944 को आज़ाद हिंद फौज द्वारा प्रथम बार सीमा पार कर भारत भूमि पर कदम रखा जाता है। फिर कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि आज़ाद हिंद फौज की कितनी ब्रिगेडें थीं, तो 3 ब्रिगेड में उसको बांटा गया था और तीनों का नामकरण सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड के नाम पर किया गया था। यानी कौन कौन ब्रिगेड थे? 3, सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड। अंडमान को शहीद व निकोबार को स्वराज द्वीप का नाम दिया गया। सुभाष चंद्र बोस जी के कारण ही जो अंडमान था उसको शहीद द्वीप के नाम से जाना जाता है और निकोबार का नामकरण स्वराज द्वीप के रूप में किया गया। गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहने वाले सुभाष चंद्र बोस जी ही थे और कभी कभी पूछ लेता है कि कहाँ उन्होंने कहा था, कहाँ उन्होंने इस नाम से उनको संबोधित किया था या इस उपाधि से, तो बर्लिन रेडियो प्रसारण के दौरान। 18 अगस्त 1945 ईस्वी को भारत के इस महान नायक, महान विभूति का ताइपे, जिसे आज हम ताइवान या फार्मोसा के नाम से जानते हैं, में विमान हादसा हुआ। अधिकांश पुस्तकों में उनके मृत्यु की तिथि इसी को निर्धारित कर दिया गया है, किंतु हम इस पापपूर्ण शब्द का उपयोग करने से बचेंगे, क्योंकि जिसकी कभी पुष्टि नहीं आज तक हो पाई तो इस शब्द का प्रयोग उनके लिए करना उपयुक्त नहीं होगा। हम यह अवश्य कह सकते हैं कि इसी विमान हादसे के पश्चात उनके सार्वजनिक जीवन का अंत हो गया और उनका बचा हुआ जीवन रहस्य ही बनकर अभी तक रह गया। तत्पश्चात फौज का समर्पण होता है जब नेता ही नहीं है, और समर्पण के पीछे और भी कारण होते हैं, क्योंकि जापानी सरकार के ही सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का संचालन हो रहा था। जापान का सहयोग और माननीय सुभाष बाबू का अदम्य साहस और नेतृत्व ही आज़ाद हिंद फौज की प्रमुख शक्ति हुआ करती थी, और अब ना तो सुभाष बाबू ही उसको नेतृत्व देने के लिए थे और ना ही जापानी शक्ति बची थी। 1945 ईस्वी में अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले के पश्चात जापान पूरी तरीके से पस्त हो चुका था और अब आज़ाद हिंद फौज की दोनों ही शक्तियां उससे छिन चुकी थीं। तो मजबूरन आज़ाद हिंद फौज के जो प्रमुख नायक थे, गुरबख्श सिंह, प्रेम सहगल व शाहनवाज खान ने ब्रिटिश हुकूमत के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया, और जिसमें उनके विरुद्ध लाल किले में मुकदमा चलाया गया। किंतु भारतीय जनमानस में व्यापक असंतोष को देखते हुए लॉर्ड वेवेल के द्वारा उन्हें एक प्रकार से उनकी सजा को माफ़ी में परिवर्तित कर दिया गया। सुभाष चंद्र बोस जी के
कुछ कथनों के साथ हम इस चर्चा को विराम देना चाहेंगे। कभी कभी पूछ भी लेते हैं इस प्रकार के कथन, तो अति आवश्यक होंगे कि इसको हम संज्ञान में लें। मैं जेल को आज़ादी चाहने वालों का तीर्थ स्थल मानता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि जिस स्थान को तिलक, लाला लाजपत राय इत्यादि विभूतियों ने पवित्र किया, मैं वहाँ अपना शीश झुकाने आया हूँ। दूसरा उनका एक महत्वपूर्ण उक्ति है कि मैं लोगों पर नहीं, उनके मनों पर राज करने की इच्छा रखता हूँ। उनका हृदय सम्राट बनना चाहता हूँ। आज़ाद हिंद फौज के बारे में जेएल नेहरू का एक कथन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और आप सब भ्रमवश इसको गलत कर देते हैं। अगर पूछ ले कि आज़ाद हिंद के सैनिकों को गुमराह देशभक्त के नाम से किसने संबोधित किया, तो पंडित जेएल नेहरू ने। इसी के साथ इस चर्चा को हम यहीं विराम देंगे। आगे नई चर्चा के साथ पुनः उपस्थित होंगे। इसमें अगर किसी भी प्रकार का कोई आपको प्रश्न आपके मन में है तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। आज इतना ही।